Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The topic under discussion today is The Romance of a Busy Broker by O. Henry. जिस नाम से विलियम सिडनी पॉटर कहानी लिखा करते थे, वो ओ हेनरी के टाइटल को विलियम सिडनी पॉटर ने अपने काम से, अपने लेखन से अजरामर कर दिया। जितनी अद्भुत कहानियां ओ हेनरी ने लिखी है, उतना ही अद्भुत जीवन भी उनका रहा है। एक सरप्राइजिंग लाइफ को ओ हेनरी ने जिया है और विलियम सिडनी पॉटर किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में मनुष्य को मशीन जैसे बिजी होने की कहानी को बयां करते हैं, उसका वर्णन द रोमांस ऑफ ए बिजी ब्रोकर में है। ओ हेनरी एक अलग किस्म के राइटर है। विलियम सिडनी पॉटर, जिनका जन्म 1862 में हुआ और 1910 में उनकी मृत्यु हुई, he is known as O. Henry and was a creative short story writer born in America. He began writing short stories in prison after being jailed for fraud. ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि विलियम सिडनी पॉटर जिस समय फ्रॉड के जुर्म में जेल में अपनी जिंदगी काट रहे थे, उसी समय विलियम सिडनी पॉटर ने शॉर्ट स्टोरीज को जेल में ही लिखना शुरू कर दिया। Following his release in 1901, he wrote under the pen name O. Henry. 1901 में जब उनको जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने ओ हेनरी के नाम से फिर कहानियां लिखनी शुरू कर दी and went on to publish over 300 stories. तकरीबन 300 अलग अलग कहानियां ओ हेनरी के नाम से विलियम सिडनी पॉटर ने पब्लिश की है, gaining worldwide fame as a skilled short story writer. His short stories are filled with realistic details based on experiences in Texas and New York. टेक्सास और न्यूयॉर्क की जिंदगी से संबंधित कहानियों को बखूबी ओ हेनरी के नाम से पोर्टर ने बयां करने की कोशिश की है। His tales of urban living were often marked by cry, humor and surprise ending. बहुत सारे अजब तरीके से कहानियों को लिखने का श्रेय किस प्रकार से ह्यूमर को और सरप्राइजिंग एंडिंग को अपनी कहानियों में ओ हेनरी लाते हैं, अपने इसी अंदाज के लिए ओ हेनरी कहानी की दुनिया में जाने जाते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट हार्वे मैक्सवेल। हम जिस रोमांस ऑफ ए बिजी ब्रोकर की कहानी पढ़ने वाले हैं, ये एक हार्वे मैक्सवेल की कहानी है। एन एक्सट्रीमली बिजी ब्रोकर इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के जो गलियां है, उन गलियों के तंग गलियों में सबसे बिजी ब्रोकर के नाम से हार्वे मैक्सवेल जाने जाते हैं। व्यापारी है। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड ब्रोकरिंग कीप्स हिम सो बिजी दैट ही हैज नो टाइम फॉर पर्सनल लाइफ। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने बैंकों के काम में, शेयर के काम में इतना मशरूफ है, इतना बिजी है कि उसको अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी वक्त नहीं मिलता, वक्त का पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ हार्वे मैक्सवेल की कहानी नहीं है, पैसे का पीछा करने वाले हर एक व्यक्ति की कहानी है कि किस प्रकार से हमने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को पैसे के लिए दांव पर लगा दिया। He has become so absent-minded that he even forgets the fact that he was married to his secretary just the previous evening. अपने आप को इतना बिजी कर लिया और अपसेंट माइंड होते चले गए हार्वे मैक्सवेल कि उन्हें ये भी पता नहीं रहा कि उन्होंने उसी शाम को अपने सेक्रेटरी से एक शाम पहले ही शादी की है। ऐसे एक बिजी ब्रोकर की कहानी हार्वे मैक्सवेल के माध्यम से ओ हेनरी बताते हैं। हार्वे मैक्सवेल इज ए बिजी ब्रोकर्स ऑफिस and enters at 9:30 in company with a young lady stenographer. अपने यंग लेडी स्टेनोग्राफर के साथ हार्वे मैक्सवेल ने ऑफिस में प्रवेश किया, दफ्तर में चले आए।
पीचर इज कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इन द ऑफिस। दूसरे कैरेक्टर है पीचर, जो ऑफिस में कॉन्फिडेंशियल क्लर्क के तौर पर काम करते हैं। एंड शोज नो एक्सप्रेशन व्हेन हार्वे मैक्सवेल एंटर्स द ऑफिस। चेहरे पर किसी प्रकार के भाव पीचर के नहीं हैं। एंड विद अ वेरी शॉर्ट स्माइल मैक्सवेल डैश एट हिज डेस्क एंड though he were intending to leap over it and then threw into the great heap of letters and telegrams waiting for him। अब जैसे ही उन्होंने ऑफिस में प्रवेश किया, अपने स्टेनोग्राफर के साथ पीचर को एक हल्का सा स्माइल दिया और फिर अपने आप को झोंक दिया काम के लिए और छलांग लगाकर अपनी चेयर में जाके वो बैठ गए और फिर बहुत सारे टेलीग्राम्स, बहुत सारे लेटर्स शायद उनका इंतजार कर रहे थे। द यंग लेडी हैड बीन मैक्सवेल स्टेनोग्राफर फॉर ए ईयर। एक साल से मैक्सवेल के स्टेनोग्राफर के रूप में एक यंग लेडी काम कर रही थी। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी अटेम्प्टिंग हेयर स्टाइल। बहुत सुंदर ये महिला थी, उनकी हेयर स्टाइल बहुत आकर्षक थी। एंड शी वोर नो चेन्स, ब्रासलेट्स और लॉकेट्स। शी हैड नॉट द एयर ऑफ बीइंग अबाउट टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन टू लंचन। Her dress was grey and plain, but it fitted her figure with faithfulness and carefulness। देखने में ये लेडी स्टेनोग्राफर बहुत ही सुंदर और सलीके वाली महिला थी। इतने सलीके के साथ वो ऑफिस में रहती थी, किसी भी प्रकार की चेन्स नहीं पहनती थी, ब्रासलेट्स नहीं और लॉकेट्स भी नहीं पहनती थी, और ना ही किसी व्यक्ति से उन्होंने किसी प्रकार के लंच के इन्विटेशन की अपेक्षा की थी। एक साफ सुथरे महिला के तौर पर एक लेडी कैरेक्टर को ओ हेनरी यहाँ पर पेश करते हैं। इन हर नीट ब्लैक टर्बन हैट वॉज द गोल्ड ग्रीन विंग ऑफ अ मकाओ एंड ऑन दिस मॉर्निंग शी वाज सॉफ्टली एंड शाइली ग्लोइंग। ये सुबह जब वो हार्वे मैक्सवेल के साथ दफ्तर आई तो उनके चेहरे पर एक सॉफ्टली और शाइली शर्माने वाला एक ग्लो भी उनके चेहरे पर चमक रहा था। हर आईज वेर ड्रीमीली ब्राइट। आंखों में सपने चमक की तरह दिख रहे थे। हर चिक्स जेनाइन पीच ब्लो, हर एक्सप्रेशन हैप्पी वन टच विद रिकलेक्शन। और उनके चेहरे पर बहुत ही आनंद के, खुशी के भाव थे, जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। पीचर स्टिल माइल्डली क्यूरियस नोटिस अ डिफरेंस इन हर वेज इन दिस मॉर्निंग। पीचर जो वहां के कॉन्फिडेंशियल क्लर्क थे, उन्होंने उस लेडी स्टेनोग्राफर के बर्ताव में कुछ फर्क देखा। Instead of going straight into the adjoining room where her desk was, she hanged around slightly indecisive in the outer office। जहां पर स्टेनोग्राफर को अपने एडजॉइनिंग रूम में बैठना था, बगल के रूम में, वहां पर ना बैठते हुए लेडी स्टेनोग्राफर ऑफिस के इर्द गिर्द ही हैंग आउट करती रही। And in the outer office, once she moved over the Maxwell's desk, near enough for him to be aware of her presence। और मैक्सवेल के डेस्क के पास वो जाकर जब भी खड़ी हो जाती थी तो अपने होने का एहसास दिलाने का प्रयास करती थी। द मशीन सिटिंग एट द डेस्क वॉज नो लॉन्गर अ मैन। पर चेयर में जो व्यक्ति हार्वे मैक्सवेल के रूप में बैठा था वो एक मशीन से कम नहीं थे। इट वॉज अ बिजी न्यूयॉर्क ब्रोकर, और ये न्यूयॉर्क के सबसे बिजी ब्रोकर थे। Moved by vibrant wheels and uncoiling springs। सिर्फ चेयर के घूमने की और उनके स्प्रिंग्स की आवाजें सिर्फ आ रही थी। Well, what is that? Anything? asked Maxwell sharply। His open mail lay like a bank of the stage snow on his crowded desk। अपने डेस्क पर बहुत सारे लेटर्स, टेलीग्राम्स देखने के बाद में उन्होंने सवाल पूछा, क्या है ये? His keen grey eye, impersonal and abrupt, flashed upon her half impatiently। जब लेडी स्टेनोग्राफर वहां थी, क्या है? कुछ अर्जेंट मैसेज है? ऐसे तरह तरह के अलग सवाल पूछकर उन्होंने जानने की कोशिश की। लेडी स्टेनोग्राफर ने कहा, नथिंग, आंसर्ड द स्टेनोग्राफर मूविंग अवे विद अ लिटिल स्माइल। बस एक हल्का सा स्माइल दिया और लेडी स्टेनोग्राफर वहां से चली गई। मिस्टर पीचर, she said to confidential clerk, did Mr. Maxwell say anything yesterday about engaging another stenographer? फिर लेडी स्टेनोग्राफर ने मिस्टर पीचर से पूछा, क्या मिस्टर मैक्सवेल ने किसी और स्टेनोग्राफर को यहां अपॉइंट करने की बात कल की थी? He did, answered Peacher। मिस्टर पीचर ने जवाब दिया, हाँ, बात तो की थी। He told me to get another one। उन्होंने कहा था कि दूसरे स्टेनोग्राफर
अपॉइंट करने के लिए ढूंढ कर लाइए. I informed the agency yesterday afternoon to send her over a few samples this morning. It's 9:45 o'clock and not a single picture had a piece of pineapple chewing gum has showed up yet. अब 9:45 तक का समय हो चुका है. एजेंसी को भी मैंने बता दिया था कि किसी को वो स्टेनो के लिए भेज दे, पर अभी तक कोई भी लेडी वहां पर पहुंची नहीं है. I will do the work as usual then, said the young lady. फिर यंग स्टेनोग्राफर ने कहा, ठीक है, कोई नहीं आया तो मैं ही काम करती हूँ स्टेनो का. Until someone comes to fill the place. जब तक कोई दूसरा नहीं आता और स्टेनोग्राफर की जगह नहीं भर जाती, तब तक मैं ही काम करूंगी. And she went to her desk at once and hung the black turban hat with the gold green macaw wing in its familiar place. फिर लेडी स्टेनोग्राफर अपनी ही पहले की परिचित जगह पर जाकर बैठ गई. अपने हैट को उन्होंने उतार पर परिचित जगह पर टांग दिया और अपने काम में वो मशरूफ हो गई. He who has been denied the scene of a busy Manhattan broker during the rush of the business is handicapped for the profession of anthropology. The poet sings of the crowded hour of a glorious life. The broker's hour is not only crowded, but the minutes and the seconds are hanging to all the belt and packing both the front and rear platforms. BC broker की लाइफ हर बार बजते हुए टेलीफोन्स, टेलीग्राम और अलग अलग लेटर्स का बहुत सारा अंबार जो उनके सामने खड़ा है. ऐसा लग रहा था कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी में अकेले इतने बिजीएस्ट ब्रोकर है जिनको किसी भी चीज का अभी ध्यान नहीं है काम के अलावा. एंड दिस डे वॉज हार्वे मैक्सवेल बिजी डे, और ये तो हार्वे मैक्सवेल के लिए सबसे बिजी डे था. द टिकर began to reel out jerkily its restless coils of tapes. और जो टेलीग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन वहां पर थी, वहां पर उसने शोर करना शुरू कर दिया. एंड जो कॉइल थी टाइपिंग की वो चलती रही. द डेस्क टेलीफोन हैड ए कांस्टेंट अटैक ऑफ बजिंग. टेलीफोन जो टेबल पर रखा था हमेशा की तरह अभी भी बज रहा था. एंड men began to crowd into the office and call at him over the railing, pleasantly, sharply, violently, excitedly. और हर कोई व्यक्ति उनसे ऑफिस में आकर मिल रहा था. कोई टेबल के पास खड़ा था, कोई प्लीजेंटली बात कर रहा था, कोई शार्पली बात कर रहा था, कोई गुस्से से बात कर रहा था, कोई एक्साइटेडली बात कर रहा था. मैसेंजर बॉयज रैन इन एंड आउट विद मैसेजेस एंड टेलीग्राम्स. अलग अलग प्रकार के मैसेंजर्स बॉयज वगैरह आ रहे थे, टेलीग्राम दे रहे थे, जा रहे थे. द क्लर्क्स इन द ऑफिस जंप्ड अबाउट लाइक सेलर्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. और जो क्लर्क वहां पर काम कर रहे थे किसी तूफान की तरह 10 बार चेयर से उठकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे. इवन पीटर्स फेस रिलैक्स इनटू समथिंग रिसेंबलिंग एनिमेशन. जैसे किसी कार्टून के फिल्म में होता है, जैसे किसी मूवी में हम देखते हैं किरदारों को एनिमेशन के फिल्म में काम करते हुए, कुछ वैसा ही सीन ऑफिस में चल रहा था. On the exchange there was storm and landslide, the snowstorms and glaciers and volcanoes, and these elemental disturbances were reproduced in the broker's office. जैसे बवंडर आते हैं, जैसे बर्फीले तूफान आते हैं, जैसे ग्लेशियर्स में वल्केनोस आते हैं, शायद उसी प्रकार का माहौल इस ऑफिस में देखने को मिल रहा था हार्वे मैक्सवेल के ब्रोकर्स ऑफिस में. मैक्सवेल pushed his chair against the wall and carried out business after the manner of the toe dancer. जैसे कोई बैले डांसर टो पर डांस करते हैं, शायद उसी प्रकार से अंगूठे के आखिरी सिरे पर खड़े होकर शायद हार्वे मैक्सवेल काम कर रहे थे. He jumped from ticket to phone and desk to door with a trained agility and Herculean. जैसे एक म्यूट कैरेक्टर की, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्में होती थी और जैसे उनके किरदार को वहां दिखाया जाता है, शायद हार्वे मैक्सवेल उसी प्रकार से एक म्यूट कैरेक्टर की तरह बिना किसी से कुछ ज्यादा बात किए एजिलिटी के साथ, उसी चपलता के साथ अपने चेयर से उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कभी मशीन के पास, कभी टेलीफोन के पास, कभी डॉक्यूमेंट के पास. इसी प्रकार से उछल कूद उनकी काम की चल रही है. In the midst of the growing and the important trades, the broker becomes suddenly aware of a high-rolled broader and golden hair under the nodding cover of the velvet ostrich strips and imitation sealskin square and string of the beads as large of the hickory nuts
and ending near the floor with a silver heart. There was a self-purchased young lady connected with these accessories and Peacher was there to take her. फिर काम के इस पशोपेश में एक बात हार्वे मैक्सवेल को याद आती है कि इस ट्रेस के बीच में कोई तो ऐसा है जिसके लिए वो इंतज़ार करने वाले थे, जिनके हिकोरी नट्स के लिए एंडिंग नियर फ्लोर जहां सिल्वर हार्ट के लिए और सेल्फ पजेस कोई यंग लेडी जो उनसे संबंधित है शायद उनका इंतजार करने वाली थी और उसे लेना था. लेडी फ्रॉम द स्टेनोग्राफर्स एजेंसी टू सी अबाउट द पोजीशन, सेड पीचर. पीचर ने इतने में आके खबर दी कि जिस स्टेनोग्राफर के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कहा था, मैसेज भेजने के लिए कहा था एजेंसी से, एक स्टेनोग्राफर आई है. मैक्सवेल टर्न्ड हाफ अराउंड विथ हैंड्स फुल ऑफ पेपर्स एंड टिकट टेप. फिर उनके पास टाइपराइटर मशीन का टेप था, हाथ में कुछ कागज थे. उन्होंने घूम कर देखा. व्हाट पोजीशन, ही आस्क्ड विद अ फ्रॉन. भाव को ज्यादा शार्प करते हुए उन्होंने पूछा, कौन सी पोजीशन, किसकी नौकरी, कौन सी नौकरी. पोजीशन ऑफ स्टेनोग्राफर, सेड पीचर. पीचर ने कहा, स्टेनोग्राफर की पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट आपने दिया था. यू टोल्ड मी यस्टरडे टू कॉल देम अप एंड हैव वन सेंट ओवर दिस मॉर्निंग. आपने कहा था कि उनमें से एक को आज बुला लिया जाए. यू आर लूजिंग योर माइंड पीचर, सेड मैक्सवेल. मैक्सवेल ने कहा, शायद आपने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है. Why should I have given you any such instruction? ऐसी सूचनाएं मैं क्यों दूंगा आपको? Miss Leslie has given perfect satisfaction during the year she has been here. Miss Leslie जो स्टेनोग्राफर के रूप में इस ऑफिस में काम कर रही है पिछले 1 साल से, उन्होंने बहुत बखूबी अच्छे से काम किया है. हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है. The place is hers as long as she chooses to retain it. मैक्सवेल कहने लगे, जब तक मिस लेस्ली इस ऑफिस में काम करना चाहे वो यहाँ काम कर सकती है, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं. देयर इज नो प्लेस ओपन हियर. कोई भी किसी भी प्रकार की वैकेंसी हमारे यहाँ नहीं है मैडम. कैंसिल दैट ऑर्डर विद द एजेंसी पीचर एंड डोंट ब्रिंग एनी मोर ऑफ देम इन हियर. अब पीचर, अब इस प्रकार का ऑर्डर कैंसिल कर दो और किसी भी व्यक्ति को स्टेनोग्राफर के लिए भीतर मत भेजो, ऐसा मैक्सवेल ने कहा. The Silver Heart left the office और बहुत उम्मीदों से जो आई थी लेडी नौकरी के लिए वापस चली गई. Swinging and banging itself independently against the office furniture as it angrily departed. गुस्सा उनको भी आया था. Peter seized a moment to remark to the bookkeeper that the old man seemed to get more absent-minded and forgetful every day of the world. Peter को लगने लगा कि शायद ढलती हुई उम्र के साथ मिस्टर मैक्सवेल भुलक्कड़ हो गए हैं और बातों को भूलने लगे हैं. उन्होंने ही तो कहा था बुलाने के लिए, अभी बोल रहे कि नहीं बुलाया. द रश एंड स्पीड ऑफ द बिजनेस ग्रू एक्सट्रीमली फास्टर. फिर काम की गति और बढ़ती गई. ऑन द फ्लोर दे वर बीटिंग हाफ अ डजन स्टॉक्स इन विच मैक्सवेल्स कस्टमर्स वर हैवी इन्वेस्टर्स. Orders to buy, to sell were coming and going as swift as the flight of the swallows. और swallow bird की तरह जैसे कोई उड़ान भर रहा हो, इतने स्पीडली कस्टमर्स आ रहे थे, जा रहे थे, काम चल रहा था. Some of his own holdings were put in danger and the man was working like some high-geared, delicate, strong machine strung to full tension, going at full speed, accurate, never hesitating, with a proper word and decision, and act ready and punctual as clockwork. किसी घड़ी की तरह मैक्सवेल कंटिन्यूअस काम कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रेंड मशीन जिसको हाई गियर्ड में डाल दिया गया हो और स्ट्रॉन्ग मशीन की तरह फुल टेंशन में मैक्सवेल कंटिन्यूअस काम कर रहे थे. स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स एंड मॉर्गेजेस, मार्जिन्स एंड सिक्योरिटीज, हियर वाज द वर्ल्ड ऑफ नेचर. बस इसी प्रकार के उनके काम का स्वभाव था. सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की बातें, बॉन्ड्स की बातें हो रही थी, लोन्स की बातें हो रही थी, मॉर्गेजेस की बातें हो रही थी, मार्जिन्स कितना है, सिक्योरिटीज कितने हैं. बस यही शायद हार्वे मैक्सवेल की दुनिया थी. दूसरी कोई चीज का उन्हें ध्यान ही नहीं था. When the luncheon hour drew near, there came a slight lull in the uproar. Maxwell stood by his desk with a hands full of telegrams and memoranda, with a fountain pen over his right ear and his hair hanging in disorderly strings over the forehead.
His window was open for the beloved woman. Caretaker had turned on a little one through the waking registers of the earth. अब शायद थोड़ा सा परिवर्तन वातावरण में आने वाला था। जब लंच का समय हुआ, मैक्सवेल अपने डेस्क पर खड़े हो गए। कुछ टेलीग्राम्स को, मेमोरेंडम्स को उन्होंने अपने हाथ में लिया, कान पर पेन को टांग दिया। एंड हिज विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली थी फॉर द बिलीव्ड वुमन, जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहे थे, जिस बहुत सुंदर महिला को इंतजार कर रहे थे, शायद उनका इंतजार चल रहा था। एंड थ्रू द विंडो केम अ वॉन्डरिंग, परहैप्स अ लॉस्ट ऑर्डर, अ डेलिकेट स्वीट सेंट ऑफ द पेल। जो खिड़की खुली थी उनके ऑफिस की, शायद वहां से किसी बहुत परिचित सुगंध की खुशबू उनको आने लगी। एंड पेल पर्पल दैट फिक्स्ड ब्रोकर फॉर ए मोमेंट इमूवेबल। इस सुगंध को अपने पास महसूस करने के बाद मैक्सवेल अपने आप को बिल्कुल एक जगह रुका हुआ पा रहे थे। फॉर दिस सेंट बिलोंग टू मिस लेस्ली। और उन्हें याद आया, ये परफ्यूम, ये सुगंध तो मिस लेस्ली की है। इट वॉज हर ओन एंड हर्स ओनली। और ये तो उन्हीं की हो सकती है। अब थोड़े से अपने होश में मैक्सवेल आने लगे। द ऑर्डर ब्रॉट हर विविडली, ऑलमोस्ट एक्चुअली बिफोर हिम। जैसे ही वो सुगंध उनके पास आने लगी, उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल लेस्ली उनके सामने खड़ी है। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस रिड्यूस्ड सडनली टू स्पैक। और ऐसा लग रहा था कि फाइनेंस की दुनिया, जहां सिर्फ बॉन्ड्स की, लोन्स की, मॉर्गेजेस की बात हो रही थी, अचानक वो दुनिया थम गई। एंड शी वॉज इन द नेक्स्ट रूम 20 स्टेप्स अवे। और जिस महिला का शायद वो इंतजार कर रहे थे, वो बिल्कुल 20 फीट के कदमों पर अगले ही कमरे में है। बे जॉर्ज, आई शैल डू इट नाउ। मैं अभी वही बात करूंगा जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, सेड मैक्सवेल हाफ अलाउड। And I shall ask her now. I wonder I didn't do it long ago. इतने सालों से मैं सोच रहा हूँ, इतने दिनों से, पर मैंने जिस बात को मिस लेस्ली से नहीं कहा, आज मैं यकीनन उस बात को मिस लेस्ली से कहूंगा, ऐसा मैक्सवेल ने सोचा। He dashed into the inner office with a haste of the short trying to cover. फिर बहुत जल्दबाजी में वो अपने ऑफिस से निकले। He charged upon the desk of the stenographer. वो स्टेनोग्राफर के डेस्क पर आकर रुक गए। She looked up at him with a smile. फिर स्टेनोग्राफर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। A soft pink crept over her cheek. और उनके चेहरे पर एक गुलाबी लकीर सी जैसे खींच गई। And her eyes were kind and frank. आंखों में वो दया दिख रही थी। Maxwell leaned on her elbow on her desk. अपने हाथ के कोहनी के बल वो डेस्क पर झुक गए। एंड ही स्टिल क्लच्ड फ्लैटेंड पेपर्स विथ बोथ हैंड्स एंड द पेन वाज अबव हिज ईयर। कान में पेन लटकी हुई थी, कानों के ऊपर, और हाथ में अभी भी वही डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस के कागज उनके हाथ में दिख रहे थे। मिस लेस्ली, ही बिगैन हरिडली। फिर जल्दबाजी में उन्होंने कुछ बात कहा। आई हैव बट अ मोमेंट टू स्पेयर। मेरे पास समय तो है नहीं, पर एक मोमेंट है मेरे पास, एक मिनट में आपके साथ बिता सकता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग इन द मोमेंट। और ये एक जो पल में चुरा कर आपके पास आया हूँ, इस पल में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? विल यू बी माई वाइफ? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आई हैवंट हैड ए टाइम टू मेक लव यू। आपसे प्यार करने के लिए तो मेरे पास समय है नहीं। यू इन द ऑर्डिनरी वे। बाकी लोग, आम लोग जिस प्रकार से प्यार का इजहार करते हैं, शायद इतना समय मेरे पास नहीं है। बट आई रियली डू लव यू। पर मैं सच्ची में आपसे प्यार करता हूँ। टॉक क्विक, जल्दी बताइए प्लीज। Those fellows are clubbing the staffing out of the Union Pacific. बहुत सारे लोग अभी भी ऑफिस के बाहर अपने बिजनेस के लिए इंतजार कर रहे थे। Oh, what are you talking about? exclaimed the young lady. स्टेनोग्राफर को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या बात कर रहे मैक्सवेल आप? She rose to her feet. अपने पैरों पर वो वही खड़ी होगी। And gazed upon him round-eyed. आंखें खुली करके, आंखें राउंड करके उनकी तरफ वो घूर कर देखने लगी। Don't you understand? said Maxwell. Maxwell ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ समझ नहीं पा रही। I want to marry. I want you to marry me. मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करें। I love you, Miss Leslie. मैं आपसे प्यार करता हूँ, Miss Leslie. I wanted to tell you, and I snatched a minute when things had relaxed upbeat. जब चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगी, थोड़ा सा चैन और आराम मिला ऑफिस के काम से, तो मैं 1 मिनट चुरा कर आपके पास आया इसी बात को कहने के लिए। दे आर कॉलिंग मी
फॉर द फोन नाउ, अभी तो फ़ोन बजना शुरू हो जाएगा, मशीन फिर से शुरू हो जाएंगी, मुझे दौड़ कर फिर जाना पड़ेगा. टेल देम टू वेट अ मिनट. टीचर ऑन टू मिस लेस्ली. अब जो भी लोग बाहर खड़े उनको 1 मिनट के लिए रुकने के बोलो, जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेता अब मैं जाऊंगा नहीं. इस प्रकार से हार्वे मैक्सवेल लेस्ली से बात कर रहे. द स्टेनोग्राफर एक्टेड वेरी स्ट्रेंजली. स्टेनोग्राफर बहुत असमझ में थी. क्या कहना समझ में नहीं आ रहा था. एट फर्स्ट शी सीम्ड ओवरकम विद अमेजमेंट. जो आश्चर्य हो रहा था उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से मिस लेस्ली ने काबू पाया. देन टीयर्स फ्लोड फ्रॉम द वंडरिंग आईज. और आश्चर्यचकित हो गई उनकी आंखों से, फिर आंसू छलक पड़े. एंड देन शी स्माइल्ड सनीली थ्रू देम. और अपनी आंसू भरी आंखों से फिर उन्होंने एक सूरज की तरह चमकती हुई स्माइल दी. एंड वन ऑफ हर आर्म्स स्लीड टेंडरली अबाउट द ब्रोकर्स नेक. और फिर अपनी बाहों को उन्होंने मैक्सवेल के गले में डाल दिया. मैक्सवेल समझ नहीं पा रहे थे. आई नो नाउ, शी सेड सॉफ्टली, इट्स दिस ओल्ड बिजनेस दैट हैज ड्रिवन एवरीथिंग एल्स आउट ऑफ योर हेड फॉर द टाइम. मैं जानती हूँ आपके इस बिजनेस के चक्कर ने आपके दिमाग से सारी चीजें छीन ली है. आई वॉज फ्राइटेंड एट फर्स्ट. मुझे तो पहले डर लग रहा था. डोंट रिमेंबर हार्वे. हार्वे आपको पता नहीं है? वी वर मैरिड लास्ट इवनिंग एट 8 o'clock. कल ही शाम 8 बजे हमारी शादी हुई इन द लिटिल चर्च अराउंड द कॉर्नर. और जो कॉर्नर के बाजू में लिटिल चर्च है वहीं पर हमारी शादी हो गई है कल ही रात 8 बजे. इस प्रकार मिस लेस्ली ने हार्वे मैक्सवेल को अपनी शादी हो चुकी है इस बात को याद दिलाया. इतना बेसी ब्रोकर था कि उसको रोमांस करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था. आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी. एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा. लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ मिस लेस्लीज एंड Harvey Maxwell's love story makes the romantic moment very interesting and romantic out of their busy schedule. Thank you very much for watching this video.